हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के हम लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेल ट्रैक के पार्ट 7 लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। ओके, vertical alignment. All the geometrical features seen on vertical plane on rail track are called vertical alignment. It includes level track, rising, falling gradient and vertical curves. तो वर्टिकल प्लेन में हम लोग अलाइनमेंट में जो भी हम लोग जो फीचर्स देखते हैं उसको हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट के अंतर्गत रखते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, हम लोग का हो सकता है लेवल ट्रैक, लेवल हो सकता है, या फिर इस तरह के स्लोप्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दो स्लोप एक दूसरे जगह पर आपका मिल रहा हो, तो उस केस में हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट द राइज एंड और फॉल इन द लेवल ऑफ रेलवे ट्रैक. A gradient is normally represented by the distance traveled for a rise or fall of a unit of 1 unit. Sometimes the gradient is indicated as per percentage or fall. For example, if there is a rise in of 1 meter in 400 meter, the gradient is in 1 in 400 और 0.25%. ठीक है, तो ग्रेडियंट जो है कि हम लोग जब किसी एक एलिवेशन से दूसरे एलिवेशन में हम लोग जाना होता है तो उसके लिए जो हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम लोग जितना भी एलिवेशन राइज कर रहे हैं जितने लेंथ में, उसको हम लोग उस अकॉर्डिंग हम लोग ये डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका अगर हम लोग 400 मीटर लेंथ जो कवर कर रहे हैं और उसमें 1 मीटर एलिवेशन हम लोग राइज कर रहे हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो है 1 in 400। तो 1 in 400 जो ग्रेडियंट है उसको अगर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको परसेंटेज में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये अपने आप इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25%। ठीक है, ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो पर्पस है ग्रेडियंट का वो देखते हैं, टू रीच द वेरियस स्टेशन एट डिफरेंट एलिवेशंस। तो डिफरेंट एलिवेशंस पर हमारे जो स्टेशन है उसको कनेक्ट करना है, तो आप बिना ग्रेडियंट के प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कनेक्शन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। टू फॉलो द नेचुरल कंटूर्स ऑफ द ग्राउंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो हम लोग का पर्पस भी होता है कि हम लोग का जो भी आपका कंटूर है आपका एक्चुअल में हिल पर जिस तरह का आपका शेप बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को मूव कराना होता है ट्रेन को। अगर आप उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं कराएंगे तो क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा उसको लेवल करने में या फिर उसमें स्लोप बनाने में। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आपका लैंड एरिया है, जिस तरह का आपका टेरेन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड करें टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क। ठीक है, तो आपका जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकता था आपके लेवलिंग करने में, उसको कम करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट आर यूज्ड इन रेलवे। तो रेलवे में हम लोग 4 तरह के ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है रूलिंग ग्रेडियंट, नेक्स्ट है पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, थर्ड है मोमेंटम ग्रेडियंट एंड फोर्थ है ग्रेडियंट इन स्टेशन और यार्ड्स। ठीक है, फर्स्ट है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट दैट एग्जिस्ट इन ए सेक्शन। तो हम लोग किसी भी रेलवे सेक्शन में मैक्सिमम जो ग्रेडियंट दे सकते हैं उसको बोलते हैं स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, मतलब रूलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी हॉल्ड बाय ए लोकोमोटिव ऑन दैट सेक्शन। मतलब कि उस रेल सेक्शन में हम लोग कितना मैक्सिमम लोड कैरी कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसके लिए हम लोग जितना मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट। While deciding the ruling gradient of a section, it is not only the severity of the gradient but also its length as well as its position with respect to gradient on both sides that have to be taken into consideration. तो किसी भी रेलवे सेक्शन में अगर आपको डिसाइड करना है कि रूलिंग ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रेडियंट का सेवरिटी है वो तो है ही, कितना आपका ज़्यादा स्लोप है, उसके अलावा आसपास का लोकेशन कैसा है, उसके आसपास में मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा आपका एलिवेशन ही है, मतलब लगातार एलिवेशन है, या फिर आपको कहीं पे आपका रेस्ट भी करना है। अगर आपको कहीं पे आपका राइज है उसके बाद थोड़ा रेस्ट है, तो आप हाई यहाँ पर आप ग्रेडियंट दे सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको रेस्ट करने के लिए या इंजन को सपोर्ट करने के लिए आपको अदर फॉलिंग ग्रेडियंट या लेवल ग्रेडियंट मिल रहा है। ठीक है, द पावर ऑफ लोकोमोटिव टू बी put into service on the track also play an important role in taking this decision, as the locomotive should have adequate power to haul the entire load
over the ruling gradient at the maximum permissible speed. तो उस सेक्शन में जितना हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है उससे उसी की स्पीड से हम लोग को पूरा जो लोड है ट्रेन को खींचना होता है। तो लोड को खींचने के लिए आपको जितना पावर की जरूरत है उतना पावर आपके पास ट्रेन के पास है, तो बिना रुके हुए अगर आप उसी स्पीड से खींच पा रहे हैं तो उतना ही इस ग्रेडियंट पर हम लोग मूव करा सकते हैं। और जो भी हम लोग को अदर सेक्शन में कहीं कहीं पे आपको ग्रेडियंट देना है उसी ग्रेडियंट से हम लोग कमी रखेंगे। मतलब कि अगर आप किसी स्लोप पे हम लोग मूव कर रहे हैं, स्लोप आपका थीटा स्लोप है, थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एक व्हीकल मूव कर रहा है आपका, तो आपका ग्रेविटी फोर्स जो है W है, जो आपका उसके स्लोप को डायरेक्शन लगता है वो होता है W sin थीटा। ठीक है, तो आप तभी इसको एक कांस्टेंट स्पीड से किसी ट्रेन को खींच सकते हैं जब आपका जो ट्रेन है वो अपर अप राइजिंग ग्रेडियंट राइजिंग डायरेक्शन में आपका पावर जो है W sin थीटा आपका अप्लाई कर रहा हो। मतलब कि अगर आपका ट्रेन का हॉलिंग पावर P है और अगर वेट है W और साइन थीटा, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उस मैक्सिमम स्पीड से हम लोग उसी ट्रेन को ऊपर की तरफ खींच सकें। तो हम लोग यहाँ जो ट्रेन के लिए जो ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो उस केस में हम लोग साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो W इंटू ग्रेडियंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ग्रेडियंट निकाल सकते हैं कि किसी ट्रेन के लिए या फिर उस सेक्शन में मूव करने वाले ट्रेन के अकॉर्डिंग कितना रूलिंग ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है, जनरली द फॉलोइंग द रूलिंग ग्रेडियंट आर एडॉप्टेड इन रेलवे, इंडियन रेलवे व्हेन देयर इज ओनली वन लोकोमोटिव पुलिंग द ट्रेन। तो अगर आपका सिर्फ एक ही इंजन खींच रहा है पूरे लोड को, तो उस केस में हम लोग जो है ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं इंडियन रेलवे में। तो प्लेन ट्रेन में है आपका 1/150 टू 1/250, इतना हम लोग मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सेक्शन में। इन हिली ट्रेन में आप 1/100 मूव करा इतना ज़्यादा स्लोप दे सकते हैं, 1/150। इसका मतलब ये है कि हिली एरिया में हम लोग वैसे भी कम लोड हॉल करते हैं, कम लोड खींचते हैं, उस केस में हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट हाइक कर सकते हैं। Once a ruling gradient has been specified for a section, all other gradient provided in that section should be flatter than the ruling gradient after making due to compensation for curvature। मतलब कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है रूलिंग ग्रेडियंट, तो अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये जो ग्रेडियंट है वो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होगा, मतलब मान के चलिए आपका जो ग्रेडियंट है वो 4% है, तो आपका जो उस सेक्शन में आप कहीं भी आप ट्रेवल करें, कहीं भी आप अलाइनमेंट बनाएं, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे राइजिंग ग्रेडियंट है, कहीं पे फॉलिंग ग्रेडियंट है, तो वो जो ग्रेडियंट होगा वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा 4% से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा अगर कहीं पे कर्व दे रहे हैं, कर्व मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व, अगर कहीं पे आपका हॉरिजॉन्टल कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में हम लोग को कुछ कंपेंसेट करना पड़ता है रूलिंग ग्रेडियंट में। मतलब कि हम लोग 4% से कम ही का हम लोग ग्रेडियंट देंगे इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, सेकेंड टाइप का ग्रेडियंट है आपका पुशर ग्रेडियंट और हेल्पर ग्रेडियंट। मतलब कि इन हिली एरियाज द रेट ऑफ राइज ऑफ ट्रेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ट्राइंग टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ रेलवे लाइन। मतलब कि अगर आप हिली एरिया में मूव कर रहे हैं, तो आपको अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रेन को आपका अलाइनमेंट आपको ट्रैक बिछाना है, तो उस केसेस में अगर आपको जो एलिवेशन का डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो डिस्टेंस हो उस ट्रैक का वो मिनिमम हो। अगर मिनिमम होगा, अगर मिनिमम रूट से लेके जाएंगे तो आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट आपको फेस करना पड़ सकता है। तो अगर लॉन्गर डिस्टेंस पे ले लेके जाएं, तो हो सकता है कि आपका जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे हिल एरिया में मेन चैलेंज है कि हम लोग को जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट भी रखना है, और हम लोग को एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग आगे मूव नहीं करना है। आगे एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग को ग्रेडियंट हम लोग देना नहीं है, स्लोप देना नहीं है। समटाइम्स ग्रेडियंट स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। तो कभी कभी हिली एरिया में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको जो भी ग्रेडियंट है उससे ज़्यादा हम लोग स्टीपर नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हमको देना पड़ेगा। मतलब रूलिंग ग्रेडियंट्स के ज़्यादा हम लोग को ग्रेडियंट देना पड़ जाता है। In such situation, one locomotive is not adequate to pull the entire load and extra locomotive is required. इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक्स्ट्रा
इंजन की जरूरत पड़ेगी, एक इंजन से काम नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे आपका जो ग्रेडियंट है वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है। व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द इंसरिंग सेक्शन is so steep as to necessitate the use of an extra engine for pushing the train. It is known as pusher or helper gradient. Example of pusher gradient are the Budni and Barkha section of the Central Railway and the Darjeeling Himalayan Railway section. तो जिस केस में आपको एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत पड़ जाए तो उस तरह के ग्रेडियंट को हम लोग बोलते हैं पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। ये आपके बुडनी और बरखेरा सेक्शन ऑफ सेंट्रल रेलवे में है और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में भी इस तरह के ग्रेडियंट बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोमेंटम ग्रेडियंट। द मोमेंटम ग्रेडियंट इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट एंड कैन बी ओवरकम बाय द ट्रेन बिकॉज ऑफ द मोमेंटम इट गैदर्स व्हाइल रनिंग ऑन द सेक्शन। मोमेंटम ग्रेडियंट होता है वो भी रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा होता है। ये इस केस में है कि अगर आपका रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा आपका ग्रेडियंट दे रहे हैं तो उस केस में हमारा जो ट्रेन है वो खींच नहीं पाएगा उतना लोड को। तो इस केस में हम लोग तभी देते हैं जब आपका इस तरह का सिचुएशन हो कि आपका पहले फॉल हो रहा हो तब राइज हो रहा हो। इन ए वैली ए फॉलिंग ग्रेडियंट इज समटाइम्स फॉलोड बाय ए राइजिंग ग्रेडियंट। इन सच ए सिचुएशन ट्रेन कमिंग down a falling gradient acquires good speed and momentum which give additional kinetic energy to the train and allow it to negotiate the gradient steeper than ruling gradient। ठीक है, मतलब कि एक आपका ये वैली था तो वैली में होता ये है कि आपका यहाँ पे फॉलिंग ग्रेडियंट है फिर राइजिंग ग्रेडियंट है। तो फॉलिंग ग्रेडियंट से आपका हायर स्पीड अचीव कर लेते हैं तो आपको एक तरह से मोमेंटम मिल जाता है। मोमेंटम की वजह से आप ट्रेन को आप अगर जो ग्रेडियंट है वो आपका रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है तो उस केस में आप मूव करा सकते हैं। तो इस केस में इस सिचुएशन में हम लोग उसको बोलते हैं ये आपका मोमेंटम ग्रेडियंट है। ठीक है, इट मींस द सेक्शन ऑफ मोमेंटम ग्रेडियंट देयर आर नो ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो हम लोग का ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन रहता है कि इस तरह के सेक्शन में हम लोग कहीं बीच में कोई तरह का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़े। कि अगर ट्रेन को रोकना पड़ेगा तो मोमेंटम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मोमेंटम खत्म हो जाएगा तो फिर आपका जो ट्रेन है वो भी यहाँ से इसको आगे मुख्य तरफ नहीं खींच पाएगी। नेक्स्ट है ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। ठीक है, तो स्टेशन तो आपको पता होगा कि स्टेशन वो प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग जो ट्रेन से पैसेंजर्स को लोडिंग काम करते हैं और वहाँ पे ट्रेन स्टे करता है। नेक्स्ट है यार्ड होता है, जो वो प्लेस होता है यार्ड जो कि हम लोग स्टेशन से थोड़ा अलग बनाते हैं। तो पर्पस होता है कि आपका जो गुड्स ट्रेन है गुड्स ट्रेन से आप जो गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग कर सके और साथ में ही आप जो पैसेंजर्स ट्रेन है उसका क्लीनिंग कर सके। तो क्लीनिंग पर्पस के लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो सेपरेट स्टेशन बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग यार्ड्स। द ग्रेडियंट इन स्टेशन और यार्ड्स आर क्वाइट फ्लैट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो हम लोग फ्लैट ही रखते हैं स्टेशन यार्ड पर। उसका पर्पस ये रीजन ये है कि टू प्रिवेंट स्टैंडिंग व्हीकल फ्रॉम रोलिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम द यार्ड ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से हो सकता है कि जो ट्रेन है आपको मूव कर जाए, रोल कर जाए। तो इस केस में हम लोग का जो रिक्वायरमेंट होता है कि ग्रेडियंट हम लोग कम ही रखें। टू रिड्यूस द एडिशनल रेसिस्टिव फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए लोकोमोटिव टू द एक्सटेंट पॉसिबल। मतलब कि अगर आपका स्लोप है यहाँ पे ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेशन पे, तो अगर आपको ट्रेन को स्टार्ट करना है राइजिंग ग्रेडियंट के डायरेक्शन में तो इस केस में आपका बहुत मुश्किल हो सकता है, तो रेसिस्टिंग फोर्स आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। तो इसी रीजन से हम लोग जो भी ग्रेडियंट देते हैं स्टेशन यार्ड का वो थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। जनरली यार्ड्स आर नॉट लेवल कंप्लीटली एंड सर्टेन फ्लैट ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर इन गुड ड्रेनेज। तो ड्रेनेज आपको सही प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ग्रेडियंट प्रोवाइड करें। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट जो प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेशन और यार्ड के लिए वो है आपका 1400, नहीं तो आप रिकमेंडेड ग्रेडियंट है आपका 1 in 1000। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेड कंपेंसेशन ऑफ कर्व। तो आपने ये ग्रेड कंपेंसेशन ऑफ कर्व आपने हाईवे इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा। तो होता ये है कि जब हॉरिजॉन्टल कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर्व पे नेगोशिएट करते समय जो रेलवे ट्रैक का व्हील है उसका जो व्हील का आउटर फ्लेंज है उसका वो आउटर ट्रैक से रब करता है, उसमें एब्रेशन होता है दोनों के बीच में। तो इसकी वजह से एक आपका एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस जनरेट होता है जिसकी वजह से हम लोग उतनी ज्यादा पावर से खींच नहीं पाते हैं रेलवे ट्रेन को।
जब हम लोग खींच नहीं पाएंगे तो हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट में हम लोग उतना खींच नहीं पाएंगे, तो रूलिंग ग्रेडियंट में आपको जो ट्रेन को मूव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में हम लोग करते हैं ये है कि रूलिंग ग्रेडियंट में हम लोग वो थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, कुछ कंपेंसेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेड कंपेंसेशन। ठीक है, और तो ब्रॉड गेज में हम लोग का जो प्रोविजन है वो है 0.04% पर डिग्री हम लोग को कंपेंसेट करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। तो अगर डिग्री ऑफ कर्व जितना ज्यादा हाई होता है उतना ही आपका रेडियस कम होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है। ठीक है, तो इस केस में ब्रॉड गेज में आपका ये प्रोविजन है। तो अगर हम उसके अलावा मीटर गेज में आपका 0.03% पर डिग्री कर्व है, जबकि नारे गेज में 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व है। तो इसके अलावा भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है 70 डिवाइड बाई आर, 52.5 डिवाइड बाई आर, 35 बाई आर। तो यहाँ पे जो आर है रेडियस है इन मीटर में है। तो जो ग्रेडियंट हम लोग का जो कर्व पोर्शन में है उसको कम करना पड़ता है, वो रूलिंग ग्रेडियंट से भी कम करना पड़ता है, जो कि है एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऑफर होने की वजह से। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपके किसी ट्रैक पे वहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व जो है उसका 4 डिग्री आपका प्रोवाइड किया गया है वही मीटर गेज में, तो इसमें आपका जो रूलिंग ग्रेडियंट अगर 1.5% है तो इस केस में कंपेंसेशन कितना करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं मालूम है कि ये मीटर गेज के केस में होता ये है 0.03% होता है। तो 0.3% को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से डिग्री ऑफ कर्व से, तो इससे आपका जो हो जाएगा ये आपका ग्रेड कंपेंसेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो ग्रेड कंपेंसेशन करना का वैल्यू अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग उसको कंपेंसेट करेंगे ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट आपका 1.5% है, उसमें कंपेंसेशन माइनस करते हैं तो आपका आता है 1.38%। तो उस केस के लिए आपके उस कर्व पे आपका जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा 1.38% ही होना चाहिए। अब वो करते हैं हम लोग वर्टिकल कर्व पे। ठीक है, द एंगल फाउंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इज स्मूथेंड बाय द प्रोवाइडिंग कर्व ऑफ कॉल्ड द वर्टिकल कर्व इन द वर्टिकल प्लेन। तो आपका जो वर्टिकल अलाइनमेंट में अगर किसी तरह का आपका इस तरह का एंगल फॉर्म करता है तो इस एंगल फॉर्म को हम लोग स्मूथ करते हैं वर्टिकल कर्व के थ्रू। इन द एब्सेंस ऑफ वर्टिकल कर्व व्हीकल्स आर लाइकली टू हैव ए रफ रन ऑन द ट्रैक। Beside this, a change in gradient may also cause bunching of vehicles in the sag, then variation in the tension of coupling in summit, resulting in train parting and an uncomfortable ride। मतलब कि अगर इस तरह का आपका ये वैली कर्व है या सैग कर्व है, उस केस में होता है ये कि यहाँ पे बंचिंग हो सकता है, टच कर सकता है आपका जो दो ट्रेन, या फिर यहाँ पे अगर सही से आपका कर्व प्रोवाइड नहीं किया जाए तो, या फिर यहाँ पे उसमें आपके कपलिंग में जो आपका जॉइंट रहता है वहां पे टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इस तरह के अगर कर्व प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो, मतलब अगर पूरा एंगल दिया गया है जैसा एंगल मीट कर रहा है वैसा, तो to avoid these ill effect the change in gradient is smoothened by providing a vertical curve। Rising gradient is normally considered positive and falling gradient is considered negative। ठीक है, a vertical curve is normally designed as a circular curve। The circular profile ensures a uniform rate of change of gradient which controls the rotational acceleration। तो वर्टिकल कर्व के दो टाइप्स होते हैं जो कि है समिट कर्व एंड वैली कर्व, और सैग कर्व भी बोलते हैं इसको। तो समिट कर्व में ये होता है कि आपका जो कर्व में आपका कन्वेक्सिटी अपवर्ड होता है, जबकि सैग में होता है कनकेविटी अपवर्ड होता है। ठीक है, वर्टिकल कर्व दो टाइप के होते हैं, पहला है समिट कर्व, सेकंड है सैग कर्व और वैली कर्व। तो समिट कर्व में होता यह है कि कन्वेक्सिटी अपवर्ड होता है, जबकि सैग कर्व में कनकेविटी अपवर्ड होता है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हम लोग जो ये कर्व है ये हम लोग तभी दे सकते हैं जब आपका ये राइज एंड फॉल हो, या फिर लेवल फॉल हो, राइज एंड लेवल हो, राइज एंड लेस राइज, फॉल एंड स्टीपर फॉल। ये 5 केस में हम लोग देते हैं समिट कर्व, और सिमिलरली सेम 5 केस में हम देते हैं सैग कर्व। जब फॉल के बाद राइज आ रहा हो, या लेवल के बाद राइज हो, फॉल के बाद लेवल हो, फॉल के बाद लेस फॉल हो, राइज के बाद स्टीपर राइज हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑन इंडियन रेलवे।
The length of a vertical curve depends on the algebraic difference between the gradient and the type of curve formed, मतलब कि डिपेंड करता है कि समिट और सैग कर्व है, और इस पर डिपेंड करता है कि आपके जो ग्रेडियंट का जो डिफरेंस है, अलजेब्रिक डिफरेंस कितना है। अलजेब्रिक डिफरेंस मतलब कि हम लोग को जो राइज ग्रेडियंट है और फॉलिंग ग्रेडियंट है, दोनों का हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। उसका अलजेब्रिक वैल्यू मतलब कि उसका साइन लेके चलना पड़ेगा। राइजिंग ग्रेडियंट है तो प्लस लेके चलना पड़ेगा और पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। फॉलिंग ग्रेडियंट है तो हम लोग को निगेटिव लेके चलना पड़ेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट इन द केस ऑफ समिट कर्व शुड नॉट बी एक्सीड 0.1% बिटवीन सक्सेसिव 30.5 मीटर। 30.5 मीटर इसलिए है कि ये एक चेन लेंथ होता है जो कि होता है 100 फीट का। तो वेयर इज द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ सैग इज 0.05% पर 35.5 मीटर। मतलब कि यहाँ पे है कि एक चेन लेंथ में आपका इतना से ज्यादा आपका चेंज नहीं होना चाहिए सैग के कर्व में, जबकि आपका समिट कर्व में होता है 0.1%। तो अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा कि हम लोग का जो लेंथ ऑफ कर्व क्या होना चाहिए हम लोग के वर्टिकल कर्व में, मतलब कि आपके पास ये एक राइजिंग ग्रेडियंट है, एक फॉलिंग ग्रेडियंट है। तो अगर आपको पास जो आएगा ये प्लस 0.1 है, नेक्स्ट है माइनस 0.2, तो आपका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक डिफरेंस 1 माइनस माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.03। 0.03% के लिए आपको निकालना पड़ेगा वर्टिकल कर्व कितना होता है। तो वो डिपेंड करता है आपका कि आपका क्या है, ये आपका ये समिट कर्व है। समिट कर्व में हम लोग 0.1% चेंज करते हैं 100 फीट में एक चेन लेंथ में। तो आपका कितना 0.03% में कितना लेंथ लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ कर्व कितना होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी है जो सी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, L इक्वल टू A by R इंटू 30.5 मीटर। तो यहाँ पे A जो होगा वो है आपका ये परसेंटेज अलजेब्रिक डिफरेंस कितना आ रहा है। नेक्स्ट है जो R है हम लोग लेंगे कि कितना आपका रेट है चेंज ऑफ ग्रेडियंट का, ठीक है। तो अगर आपका 0.1% आ रहा है समिट कर्व के लिए है, जबकि 0.05% है सैग कर्व के लिए। As per the existing provision, vertical curves are provided only at the junction of gradient when the algebraic difference between gradient is equal to or more than 0.4%. The minimum radius for vertical curve as follow. तो अगर अलजेब्रिक जो डिफरेंस है, अलजेब्रिक डिफरेंस जो आपका ग्रेडियंट का है वो 0.4% के इक्वल है या उससे ज्यादा है तो उसी केस में हम लोग कर देते हैं। तो कम रहेगा तो हम लोग नॉर्मल जंक्शन दे सकते हैं, थोड़ा सा एंगल बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता तो हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग जो वर्टिकल का रेडियस रखते हैं वो रखा ग्रुप A B C D E के लिए ये रखते हैं ब्रॉड गेज में, मीटर गेज के लिए रखते हैं 2500 मीटर। तो इस लेक्चर के साथ आपका ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रेल ट्रैक खत्म होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।